मेरे पास एक बर्फ का गोला है और ये टकराने वाला है एक बास्केटबॉल से। ये कुछ ऐसे। अब इस कोलिजन को डिस्क्राइब तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें ये इंटरेस्ट है जानने में कि ये कोलिजन इलास्टिक हुई या फिर इन इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन्स होती हैं जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होने वाली है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होने वाली है। सारे ऑब्जेक्ट जो कि कोलिजन में पार्ट ले रहे हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, कांस्टेंट रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यानी कि इस केस में अगर मैं लिखूं तो बिफोर कोलिजन बास्केटबॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस आइस के गोले की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बास्केटबॉल इनिशियली बिफोर कोलिजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस आइस का गोला, इसे हम जी से दिखाते हैं, बिफोर कोलिजन, ये बराबर होने वाला है आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी बास्केटबॉल की फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बर्फ का गोला फाइनल। ये ऐसा कंडीशन होने वाला है इलास्टिक कोलिजन के केस में। लेकिन अगर कोलिजन हमारी इनइलास्टिक हो रही है तो ये चीज ट्रू नहीं होगी। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ये बराबर नहीं होगी। इनफैक्ट अगर तुम जनरली देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बड़ी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनिशियली जो भी काइनेटिक एनर्जी थी ना, उसका कुछ पार्ट अलग अलग एनर्जीज के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, जैसे कि थर्मल एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी इन एनर्जीज के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखो, अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं तो हमारा ये बर्फ का गोला, ये मान लो कि कुछ एटम से बना हुआ है, ये एटम्स, ठीक है। और ये सारे जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, कनेक्टेड होंगे। मान लो कि एक स्प्रिंग से कुछ ऐसे कनेक्टेड है। वैसे असल में तो स्प्रिंग से कनेक्टेड होते नहीं है, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है या फिर केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं, लेकिन हम इसे दिखा सकते हैं एक स्प्रिंग के तरह से। तो देखो अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ना, तो इसके कारण इन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इन इंडिविजुअल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ जाने वाली है। ये एटम्स बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने वाले हैं। तो क्या होगा कि इस पूरे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका थोड़ा सा पार्ट अब चला गया है इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस बर्फ के गोले की टोटल काइनेटिक एनर्जी ये थोड़ी सी कम हुई और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन इंडिविजुअल एटम्स में, और इसने इन इंडिविजुअल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। अब ये इंडिविजुअल एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये रिलेटेड है थर्मल एनर्जी से। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इस टोटल बॉडी का ये कम हुआ और थर्मल एनर्जी बॉडी की बढ़ गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसे देखने का एक और तरीका है। यहाँ पे देखो, कोलिजन के पहले एटम्स कुछ रफ्तार से वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी। अब कोलिजन के दौरान इनकी जो वाइब्रेशन है ना, ये बढ़ गई, ये बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लग गए। इसका मतलब इन सारे एटम्स की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ गई। तो ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? तो यही एनर्जी आ रही है यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी से। ये जो बर्फ का गोला है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ये घट रही है और थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। अब देखो, अगर ये बर्फ का गोला, ये मान लो कि थोड़ा कम टेम्परेचर पे, मान लो कि ये थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे ये पिघलने ही वाला है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे एटम्स जो है ना, वो बहुत ही लूज होंगे, इनके बीच का बॉन्ड्स बहुत ही लूज होगा और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं। तो यानी कि उस केस में अगर कोलिजन हो रहा है तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। यानी कि इस केस में इनकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इस केस में थर्मल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि इस केस में इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। अब इसका उल्टा देखते हैं। मान लो कि ये बर्फ का गोला एकदम जमा हुआ है, एकदम टाइट है, ये बॉन्ड्स एकदम ही रिजिड हैं। तो उस केस में जो वाइब्रेशन होगा ना, उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ही कम चेंज आने वाला है, यानी कि थर्मल एनर्जी बहुत ही कम बढ़ेगी। तो उस केस में इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो कमी आएगी वो बहुत ही कम आने वाली है, बहुत ही थोड़ी सी कमी आने वाली है। अब देखो, इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मान लो कि यहाँ बर्फ के गोले की जगह पे एक स्टील की बॉल होती, तो उनके जो बॉन्ड्स है वो तो बहुत ही रिजिड होने वाले हैं, बहुत ही टाइट होने वाले हैं। तो इस केस में जो वाइब्रेशन होगा, ये एटम्स का वाइब्रेशन, वो बहुत ही कम चेंज होने वाला है उसमें, यानी कि थर्मल एनर्जी बहुत ही कम बढ़ने वाली है, बिल्कुल ही कम। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के दौरान, कोलिजन के बाद वही काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है स्टील बॉल की। यानी कि इस केस में कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में भी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ही है। वो अलग बात है कि यहाँ पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जितनी कमी आई वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, वो एनर्जी इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गई। लेकिन फिर भी टोटल अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो ये तो कंजर्व्ड ही रहने वाली है। हाँ, तो तुम्हारी बात थोड़ी बहुत सही है, लेकिन देखो,
जब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी लिखते हैं तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, न कि इंडिविजुअल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पे v हो गई स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ डायरेक्शन, न कि स्पीड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हाँ, अगर ऐसे हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कंजर्व्ड ही है। मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन फिर भी जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, तो केवल हम एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से कंसर्न रखेंगे। तो आओ क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं और इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इन एटम्स को हटा देता हूँ। अब देखो, ये बर्फ का गोला यहाँ पे है। अब हमारे पास ये दोनों जो बास्केटबॉल और गोला है ये टकराने वाले हैं। इनकी वेलोसिटी मुझे कुछ दी हुई है। ये बर्फ के गोले की वेलोसिटी है कुछ 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कुछ 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ बास्केटबॉल की वेलोसिटी ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। इस बास्केटबॉल का मास भी दिया हुआ है, ये कुछ 0.65 kgs। और यहाँ पे बर्फ के गोला, इसकी भी मास दी हुई है कुछ 0.45 kgs। अब टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी बदल जाएगी। टकराने के बाद इस बास्केटबॉल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और वो है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और इस बर्फ के गोले की वेलोसिटी ये टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में है और वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बर्फ के गोले की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज्यादा है, यानी कि बर्फ का गोला इस डायरेक्शन में आगे जा रहा होगा और बास्केटबॉल पीछे होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक। तो बहुत ही कॉमन डाउट ये होता है ना कि क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बर्फ का गोला टकराया और टकरा के इसने रीबाउंड कर लिया, रीबाउंस हो गया ये, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक होने वाला है। लेकिन देखो, अगर कोई चीज टकराने के बाद उछल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोलिजन इलास्टिक हो। लेकिन हाँ, अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो चीजें रीबाउंड करेंगी, तो चीजें उछलेंगी जरूर, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। तो यानी कि अगर मुझे बताना है कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बास्केटबॉल कोलिजन के पहले प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये बर्फ का गोला कोलिजन के पहले। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बास्केटबॉल ये हो जाएगी हाफ इंटू मास ऑफ बास्केटबॉल जो कि है 0.65 इंटू स्पीड ऑफ बास्केटबॉल का होल स्क्वायर। स्पीड दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। अब ये प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बर्फ का गोला, तो ये हो जाने वाली है हाफ इंटू मास ऑफ बर्फ का गोला जो कि दिया हुआ है 0.45 इंटू स्पीड ऑफ बर्फ का गोला उसका होल स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब अगर इसे तुम सॉल्व करके ऐड करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आने वाली है कुछ 46.9 जूल्स, 46.9 जूल्स। ये हो गया मेरा इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा कोलिजन हमारी इलास्टिक थी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि कोलिजन इनइलास्टिक थी। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। कोलिजन के बाद ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बास्केटबॉल ये हो जाएगी हाफ इंटू मास ऑफ बास्केटबॉल वो है 0.65 इंटू स्पीड ऑफ बास्केटबॉल का होल स्क्वायर। स्पीड है यहाँ पे कोलिजन के बाद स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये कोलिजन के बाद की बात, प्लस कोलिजन के बाद बर्फ के गोले की काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू मास ऑफ बर्फ का गोला जो कि है 0.45 इंटू स्पीड। कोलिजन के बाद स्पीड हो जाती है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अब अगर तुम इसे सम करो ना, तो इसकी वैल्यू आने वाली है तुम्हारे पास कुछ 5.95 जूल्स, 5.95, और यूनिट्स हो जाएंगे जूल्स। तो यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद, टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद ये बहुत ज़्यादा कम है टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले। यानी कि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और इनइलास्टिक कोलिजन मतलब कि बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कहीं और चली गई है। यानी कि थर्मल एनर्जी में लॉस हो गई होगी, थर्मल एनर्जी ऑफ बर्फ का गोला, या फिर थर्मल एनर्जी ऑफ बास्केटबॉल, या फिर कुछ साउंड एनर्जी में भी लॉस हो गई होगी, या फिर किसी और एनर्जी में लॉस हो गई होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हमने ध्यान दिया होता ना, तो हमें कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो, कोलिजन के पहले बास्केटबॉल की स्पीड थी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड,
और कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो रही है कम, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बास्केटबॉल की तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई कोलिजन के बाद। अब अगर इस बर्फ के गोले की बात करें तो इसकी स्पीड थी 8 और ये कम होके होगी 5, यानी कि इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। यानी कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कम हो रही है। तो यानी कि ये कोलिजन इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता है। ये तो डायरेक्टली मैं कह देता कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया है। अब एक बार रिकैप करते हैं। कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक या इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, यानी कि जो भी बॉडीज कोलाइड कर रहे हो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले वो बराबर होनी चाहिए कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है इनइलास्टिक कोलिजन में। अब देखो, अगर तुम्हें पता करना हो कि दो बॉडीज जब कोलाइड कर रही हो तो कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक, तो तुम ऐसे करके उनकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना और इक्वेट कर देना। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बॉडीज कोलाइड करने के बाद बाउंस कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोलिजन इलास्टिक हो। अगर बाउंस भी कर रही हो तो भी कोलिजन इनइलास्टिक हो सकता है। अब आओ कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है एक नया टर्म, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये तो कोई नया टर्म नहीं है, ये इलास्टिक कोलिजन को ही रेफर करता है। इस कोलिजन में भी नेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये बराबर होगी नेट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये एक नया टर्म है। इसमें क्या होता है कि कोलिजन के बाद जो बॉडीज है ना, जो कोलाइडिंग बॉडीज, ये एक साथ चिपक जाती हैं और ये साथ में ही मोशन करती है। जैसे कि इस केस में हमारी बर्फ का जो गोला है ना, ये बास्केटबॉल से जाके चिपक जाएगा और ये दोनों एक बॉडी की तरह साथ साथ मोशन करने लगेंगे। अब एक आखिरी चीज, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड ही रहता है। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मेरे पास बस एक कंडीशन का होना जरूरी है, और वो ये कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वो अगर मेरी किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम को चेंज नहीं करे तो मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम मेरी कंजर्व्ड है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर कोलिजन का ड्यूरेशन बहुत ही कम हो तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो बहुत ही छोटा होगा, उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि कोलिजन अगर इलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक, अगर ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बहुत ही छोटा हो तो मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ दोनों ही केसेस में। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्व्ड होने वाली है इलास्टिक कोलिजन के केस में। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में ये कंजर्व्ड नहीं है। लेकिन तुम ये सोच सकते हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा था तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा कमी आ गया था, और वो इसलिए क्योंकि एक पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये डिवाइड हो गई थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगे थे अब, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? तो ये आई थी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन क्या ऐसा ही नहीं हो रहा होगा मोमेंटम के साथ? अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कोलिजन के बाद बहुत ही तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यानी कि इनकी मोमेंटम भी तो बढ़ गई है ना। तो ये मोमेंटम कहाँ से आएगी? ये तो बॉडी की मोमेंटम से आएगी ना। तो बॉडी की मोमेंटम भी तो कम होनी चाहिए। तो बॉडी की मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रही है इनइलास्टिक कोलिजन में? तो देखो, एक एटम और मॉलिक्यूल जब कोलिजन के बाद बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करता है ना, तो वो बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। रैंडम डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इनफैक्ट वो वाइब्रेट करने लगता है। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इन सारे मोमेंटम का सम करूं तो ये सब कुछ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देने वाले हैं और नेट मोमेंटम जीरो होने वाला है इस पार्टिकल का। यानी कि पार्टिकल की मोमेंटम में तो चेंज हुआ नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बॉडी की जो टोटल मोमेंटम है ये कंजर्व्ड रहने वाली है, ये सेम रहने वाली है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यानी कि अगर तुम इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये सब कुछ ऐड होकर तुम्हें एक बड़ा नंबर दे देंगे। यानी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ये तो बढ़ गई है और इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ये कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ये केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेगी।